का जो कोर्स है कक्षा 10 के उसका अध्ययन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके तहत अपनी एसएसटी की जो बुक्स है वो 4 है। पहली जो पाठ्य पुस्तक है वो समकालीन भारत भाग सेकंड। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। तीसरी जो पाठ्य पुस्तक है वो है लोकतांत्रिक राजनीति। और चौथी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। अब देखो जो नई पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत ये जो 4 पाठ्य पुस्तकें हैं, आरबीसी का जो पहले सिलेबस था उसमें केवल एक ही पुस्तक थी। अब इसमें आप देखते हो ये समकालीन भारत भाग सेकंड, भारत और समकालीन विश्व भाग सेकंड। अब आप सोचते हो कि समकालीन भारत भाग सेकंड है तो इसका भाग फर्स्ट भी होगा, भारत और समकालीन विश्व भाग सेकंड इसका भी फर्स्ट भाग होगा। ऐसा नहीं है, ये समकालीन भाग फर्स्ट है, ये 9th क्लास में। इसका भी फर्स्ट भाग जो है वो 9th क्लास में, यानी ये जो दोनों पाठ्य पुस्तकें हैं इनका भाग फर्स्ट और 9th क्लास में है, भाग सेकंड है और वो आपका 10th क्लास में है। अब हम आज शुरुआत करते हैं जो पहली पाठ्य पुस्तक थी भारत और समकालीन विश्व। भारत या समकालीन भारत भाग सेकंड। इसका जो पहला पाठ है, पहला अध्याय है, उससे हम शुरुआत करते हैं। और जो पहला पाठ है, पहला अध्याय है, उसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट और अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। यानी जो
पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत सेकेंड पे। इसका पहला पाठ है, उसका नाम है संसाधन एवं विकास। देखो, संसाधन और विकास। अब संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन होता क्या है, विकास क्या है, विकास का क्या तात्पर्य होता है। सबसे पहले संसाधन, देखो संसाधन होता क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है या काम में ली जाती है, यानी वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में तो पाई जाती है और हम अपने जीवन में उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें काम में लेते हैं, वो सभी वस्तुएं हम वो संसाधन कहलाती है। चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक हो, आपके घरेलू जो भी सामान है वो देख लो, वो सभी है संसाधन। विकास, अब देखो संसाधन और विकास है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? संसाधन, अभी मैंने बताया था तो संसाधन किसे कहा जाता है, यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है या काम में ली जाती है, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जो संसाधन है उस संसाधन की उत्पत्ति प्रकृति ने नहीं की। अभी हमने पढ़ा कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन की जो परिभाषा है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जिन्हें हम काम में लेते हैं या उपयोग में लेते हैं, उसे संसाधन कहा जाता है। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी कि संसाधन किसे कहा जाता है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जिन्हें हम काम में लेते हैं या उपयोग में लेते हैं, उसे संसाधन कहा जाता है। अब देखो यहाँ वे सभी वस्तुएं जो कहाँ पाई जाती है, हमारे पर्यावरण में। अब पर्यावरण किससे कहा जाता है, आपको पता है, ऊपर की क्लास में आपने पढ़ा था, हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र
जिससे हम घिरे हुए होते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं, पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाई जाती है, परंतु वो सभी संसाधन नहीं बने। देखो संसाधन है, संसाधन बना कैसे, यानी कुछ वस्तु ऐसी है जो पूर्ववर्ती प्राचीन काल से मौजूद तो थी, परंतु उनका कोई उपयोग नहीं था। किसी वस्तु को मूल्य के रूप में बदला जाता है, तो उस वस्तु को संसाधन कहा जाता है। देखो हमारे पर्यावरण में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्राचीन काल से ही मौजूद थी, अवस्थित थी, परंतु उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं बदला गया था, यानी उनको है वो मूल्य के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया था। संसाधन तभी बनाया जा सकता है जब उसे किसी मूल्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, तो ही उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लो पर्यावरण है, पर्यावरण में प्राचीन काल से ही लौह अयस्क मौजूद था, यानी भूतल के अंदर है जो विभिन्न खनिज है, उन खनिजों में लौह अयस्क मौजूद था प्राचीन काल से था। ऐसा थोड़ा है कि अभी कुछ ही समय में वो लोहे या लौह अयस्क की उत्पत्ति हुई है, परंतु देखो ये जो पाठ का नाम है संसाधन और विकास, संसाधन एवं विकास, यानी मानव की बुद्धि ने विकास किया। पर्यावरण में पहले से ही लौह अयस्क मौजूद था, परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी प्राचीन काल में। फिर धीरे धीरे है वो मानव की बुद्धि का विकास हुआ और मानव ने है लौह अयस्क को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित किया। लौह अयस्क था, यानी जो कच्चा लौह है उसमें विभिन्न मेटेरियल हो मिले हुए, उनका परिशोधन हुआ और फिर लौह अयस्क से लोहे का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? लोहे का निर्माण हुआ। किससे? लोहे अयस्क से। किसके द्वारा? मानव की बुद्धि के विकास के द्वारा। लोहे अयस्क है, ये कच्चा जो लोहा था इसका परिशोधन हुआ। परिशोधन के पश्चात है लोहे का निर्माण हुआ और उस लोहे से विभिन्न प्रकार के उपकरण बन गए। यानी लौह अयस्क है प्राचीन काल से ही मौजूद था, पर्यावरण में उपलब्ध था, भूतल में मौजूद था, परंतु मानव की बुद्धि ने विकास किया। लौह अयस्क का जो भंडार था, उस भंडार से लौह अयस्क को
विधियों के द्वारा निकाला गया, फिर उसका परिशोधन हुआ। परिशोधन के पश्चात है लोहे का निर्माण हुआ। लोहे के निर्माण के पश्चात है लोहे के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए गए। यही विधि है वो क्या हुई, संसाधन। यानी इसका कोई मूल्य नहीं था, पहले लोहे ऐसक मौजूद तो था परंतु लोहे ऐसक का कोई मूल्य नहीं था। फिर है लोहे का निर्माण होने के पश्चात जो उपकरण बनाए गए उन उपकरणों का मूल्य के रूप में परिवर्तन हुआ। इसी को क्या कहा गया, संसाधन कहा गया। यानी पर्यावरण में मौजूद था भले लोहा ऐसा है परंतु इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। फिर मानव की बुद्धि ने विकास किया, लोहे ऐसा को निकाला गया, परिशोधन हुआ, लोहे का निर्माण हुआ और लोहे से फिर विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है वो बने। यही विधि है वो संसाधन का, यानी पर्यावरण है, पर्यावरण मौजूद जो वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाती है या काम में ली जाती है वही संसाधन है। परंतु ऐसा नहीं कि संसाधन है वो हमें स्वतः ही प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि संसाधन है, जैसे मान लो गाड़ी है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, थोड़ा कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है। इनका मनुष्य ने एक कार्मिक एक विधिवत रूप से निर्माण किया है। लोहे मौजूद था किस रूप में, लोहे ऐसक में। लोहे ऐसक को निकाला, फिर परिशोधन हुआ, लोहे का निर्माण हुआ, लोहे से फिर ट्रेन बनी, गाड़ियां बनी, उनका मूल्य निश्चित हुआ। इसी क्रिया को कहा जाता है संसाधन। अब देखो दूसरा उदाहरण है जो आपकी कॉपी है। अब आपको पता होगा जो कॉपी है, कॉपी कैसे बनती है। अब मैंने बताया था कि पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाती है या काम में ली जाती है। अब कॉपी कैसे बनती है आपको पता है। कॉपी है जो घास है, ये घास कहां पर है, पर्यावरण में। पर्यावरण में मौजूद ये घास, इस घास है, इस घास से लुगदी बनाई। यानी घास पहले से ही पर्यावरण में मौजूद थी, परंतु जब मानव की बुद्धि ने विकास किया, विकास करने के बाद देखो मानव ने इस घास को परिवर्तित किया किसके रूप में, लुगदी के रूप में। लुगदी से क्या बनी, कॉफी बनी या कागज बना। यही विधि है आपकी, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। लोहे ऐसक कच्ची या मिश्रित अवस्था में जो लोहे ऐसक का काम के द्वारा निकाला गया, उससे परिशोधन हुआ, लोहे बनाया गया। लोहे से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए। यहाँ घास से लुगदी बनाई, लुगदी से कागज बनाया। अब देखो अंत में जो भी उपकरण है या यहाँ कागज है, कागज खरीदते हैं तो हमें क्या चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। इसका भी हमें उपकरण खरीदते हैं तो क्या चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। यानी घास है वो पर्यावरण में मौजूद थी, लोहे ऐसा भी मौजूद था, परंतु ये मौजूद प्राचीन काल में थे, परंतु इनको किसी मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित नहीं
यानी घास से लुगदी, लुगदी से कागज, तो ये की जो प्रक्रिया चली अंत में मूल्य के रूप में परिवर्तित हुई। ये भी क्या हुआ, एक संसाधन हुआ, लौह है, ईसक है, परिशोधन हुआ, लोह बनाया गया, उपकरण बनाया गया, अंत में इन उपकरणों का मूल्य निश्चित हुआ। तो ये भी है वो क्या करे, अंत में संसाधन करे। यानी वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है या काम में ली जाती है, उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। ये तो रही जो पाठ है, पाठ का प्रारंभिक बिंदु था। अब देखो जो संसाधन की तो परिभाषा में पता चल गई है, सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है या काम में ली जाती है। संसाधन है प्रकृति की देन या प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किसी वस्तु को जब मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसे संसाधन कहा जाता है। यानी दो चीजों का हमने अध्ययन किया। संसाधन क्या है, किसे कहा जाता है, विकास क्या है, जब किसी वस्तु को प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी अन्य वस्तु या मूल्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है, अंत में वो ही विकास क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब देखो ये संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। यानी जो संसाधन है वो संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। ध्यान रखना जो संसाधन है, थोड़ा सा पूछा जाएगा इस पाठ से कि जो संसाधन है वो संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। देखो संसाधन है, संसाधन को लगभग या मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको मनुष्य द्वारा संसाधन के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही हमें संसाधन के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो जल है, हवा है, जल, हवा, ये हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। यानी इनके निर्माण में मानव की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे मान लो जल है तो जल हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, हवा है ये भी प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लोह ऐसक है, लोह ऐसक से लोह बनाया, किसके द्वारा बना, ये लोह मनुष्य ने बनाया।
यानी लोहे ऐसा धातु कच्चा लोहा, उस कच्चे लोहे को निकाला गया किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। लोहे बनाया गया किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा। उपकरण बनाया गया किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। तो ये जो लोहे सबसे लोहे वाला उपकरण बना, यानी ये जो निर्माण हो किसके द्वारा हुआ? मानव के द्वारा। तो जो हमें प्रकृति द्वारा, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यानी संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है, ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। यानी मुख्य रूप से दो जो संसाधनों के प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। फिर प्राकृतिक जो संसाधन है ये पुनः दो भागों में डिवाइड हुए, बढ़ गए। कितने भागों में? दो भागों में। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। क्या है? प्राकृतिक संसाधन पुनः है वो दो भागों में बढ़ गए, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। दो भागों में नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब देखो यहाँ जैसे ये जो संसाधनों की जो दो प्रकार है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, लगभग हमें बताया जाता है प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन पुनः दो भागों में बढ़ गए, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहा जाता है, अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहा जाता है। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार काम में लेने के पश्चात हम पुनः निर्मित कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। मान लो एक बार हमने काम में ले लिया परंतु उसकी पूर्ति सब नहीं वापस हो जाती है, ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। और अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः मूर्त नहीं किया जा सकता या पुनः निर्मित नहीं किया जाता है, ऐसे संसाधनों को अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। यहाँ जो सारणी को दोबारा बना रहा हूं, यानी जो संसाधनों की सारणी है, संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। पहला आपको रहेगा प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें प्रकृति द्वारा
हुई है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। कुछ वर्ड पढ़ लिया हमने कि संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों को फिर है दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक कौन सा था? नवीकरण योग्य, और दूसरा था अनवीकरण योग्य। यानी प्राकृतिक संसाधनों को पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। संसाधनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है ये पूछा जाता है, तो संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है, ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब देखो नवीकरण योग्य जो संसाधन है उसकी परिभाषा में बताएगी वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः निर्मित या पुनः पूरित किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें एक बार काम में लेने के पश्चात पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। अगर पुनर्निर्मित किया जाता है या होता है तो ये हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसी गतिविधि को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। अब देखो जो नवीकरण योग्य संसाधन है इसका भी उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो जल है, हवा है, ऊर्जा की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये इसके उदाहरण है। इसके हो सकते हैं पूछा जा सकता है कि नवीकरण योग्य संसाधनों के कोई दो उदाहरण दीजिए। जल है, हवा है, भूतापीय। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जल है, हवा है, भूतापीय, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। यानी ये नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण हैं। जैसे हवा है, जल है, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब देखो जल है, जल को एक बार काम में लेने के पश्चात है उसकी पुनर्पूर्ति हो जाती है। हवा है, हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, एक बार हवा को हमने उपयोग में लिया उसकी पुनर्पूर्ति हो जाती है। भूतापीय ऊर्जा है, इसको हम काम में ले लेते हैं, इसकी पुनर्पूर्ति हो जाती है। सौर ऊर्जा है, इसको भी हम काम में लेते रहते हैं और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। पवन ऊर्जा है, इसको भी हम काम में लेते हैं। यानी एक बार काम में ले लिया परंतु इसकी पूर्ति पुनः हो जाती है। जैसे जल है, हवा है, भूतापीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जो भी ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी पूर्ति सार्थक हो जाती है
नवीकरणयोग्य संसाधनों के दो उदाहरण हैं, जल है, हवा है, भू-तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा है। ये नवीकरणयोग्य संसाधनों के उदाहरण हैं। और दूसरा है अनवीकरणयोग्य संसाधन। अभी मैंने बताया था अनवीकरणयोग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। अगर पुनः पूरित किया जाता है या होता है तो भी हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके उदाहरण हैं धातुएं, जीवाश्म ईंधन। अब मान लो जो भी धातुएं हैं, उदाहरण लिया था पहले लोहे ऐसा को हम निकालते रहते तो एक समय ऐसा हो जाता है कि ये धरातल में है वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, इसकी समाप्ति हो जाती है और फिर ये पुनर्निर्मित होता है तो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसी प्रकार जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोल है, डीजल है। अब जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल को हमने अपनी गाड़ी या बस या अन्य जो भी वाहन उनमें डाला जाता है तो एक बार उसको डाल दिया तो वो धुआं के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी एक बार काम में लिया तो उसको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। ये दोनों के उदाहरण हैं। पूछा जाता है या तो परिभाषा पूछी जाती है या उदाहरण। तो नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और विकास। ध्यान रखना है संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति में प्रकृति के द्वारा होती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है उन संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को पूरे दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। पता चला यहाँ नवी यानी नया बनाया जा सकता है, अनवी यानी जिन्हें नया नहीं बनाया जा सकता। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः पूरित किया जा सकता है या इनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसे जल है, हवा है, भू-तापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जलवायु ऊर्जा है। इनको एक बार काम में लेते रहते हैं और इनकी पूर्ति पुनः होती रहती है, परंतु कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें एक बार काम में लेने के पश्चात इनका पुनर्निर्माण या इनकी पूर्ति नहीं होती है तो ये हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। धातुएं जो भी हैं या जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण हैं। या तो परिभाषा पूछी जाती है या उदाहरण पूछा जाता है। इसकी परिभाषा या उदाहरण दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण। अब फिर इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया था, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब अनवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य जो संसाधन में जो पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, इसे भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नवीकरण योग्य जो संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन को भी पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। जैव और अजैव। यानी नवीकरण योग्य जो संसाधन
संसाधन है नवीकरणयोग्य संसाधनों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखो यहाँ जो बता रहा था नवीन जिन्हें नया बनाया जा सकता है, नवीन जिन्हें नया नहीं बनाया जा सकता है, उसी प्रकार को यहाँ जैव और दूसरा है अजैव। यानी जैव संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल द्वारा होती है उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है या जीवन व्याप्त होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है या जीवन व्याप्त होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैव जो संसाधन है, जैव संसाधनों की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? जैव मंडल के द्वारा। जैव संसाधन की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? जैव मंडल के द्वारा। अब देखो जैव मंडल है, आपको पता है पूर्ववर्ती क्लास में आपने पढ़ा था जैव मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। जैव मंडल पृथ्वी पर 4 परिमंडल, कितने? 4 परिमंडल तो है 4, परंतु 3 है। इन 3 के द्वारा ही चौथे परिमंडल का निर्माण हुआ है। देखो एक तो है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यानी जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों जब मिलते हैं किसी स्थान पर तो उस स्थिति में एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं और उसे कहा जाता है जैव मंडल। कौन सा मंडल कहा जाता है? जैव मंडल। यानी परिमंडल 4 है मुख्य रूप से, परंतु 3 समुदाय है और इन तीनों के द्वारा है या तीनों के मिलने से एक मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल का निर्माण जल, स्थल और वायु, इन तीनों मंडलों के मिलने से ही जैव मंडल अर्थात जीव की उत्पत्ति है। तभी संभव है जब जल हो, स्थल हो और वायु हो, तभी है जीव की उत्पत्ति हो सकती है। किस स्थान में मान लो जल है, स्थल है, वायु नहीं है, जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किस स्थान पे स्थल भी है, वायु भी है, जल नहीं है, तो उस स्थान पर भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ है जैव और अजैव नवीकरण योग्य जो संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधनों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल द्वारा होती है। वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहा जाता है। अर्थात जो भी जीवित प्राणी है उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता था, जो भी निर्जीव है उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है।